तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 29 के बारे में। और यहाँ से अब ये मानवा काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो गाइस आज की चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे हायरी के फादर होते हैं, यानी कि चेयरमैन जू। मैनेजर किम जिनचोल पार्क को कहते हैं मिंजी का ख्याल रखने के लिए, ताकि मैनेजर किम जाके चेयरमैन जू से अकेले में बात कर सके। मैनेजर किम चेयरमैन जू के पास जाते जाते कहते हैं, मैं जाके उससे बात करता हूँ और उसे सिखाता हूँ कि एक असली पिता होना क्या होता है। मैनेजर किम अभी जू की ही तरफ चल के आ रहे होते हैं। इतने में ही जू के साथ का एक बंदा कहता है, सर वो आ रहा है। चेयरमैन जू कहता है, हाँ मैंने उसे देख लिया। और मैनेजर नैम का क्या हुआ, वो अभी कहाँ पे है? दूसरा बंदा कहता है, सर अभी तक हमारा उनसे संपर्क नहीं हुआ है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है सीओ। चेयरमैन जू अभी अपनी जगह से उठता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है सीओ। सीओ कहता है, सर आप चिंता मत करो, ये सारा का सारा मामला आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी इस बंदे की अकल ठिकाने लगा के आता हूँ। इसके बाद सीओ बढ़ने लगता है मैनेजर किम की तरफ और बारिश होने के बावजूद भी अपना छाता फेंक देता है और मैनेजर किम को कहता है, मैं जिनियम कंस्ट्रक्शन का मैनेजर सीओ हूँ। सर आखिर तुम्हारा नाम क्या है? सीओ अभी बात तो यहाँ पे सर करके कर रहा होता है, लेकिन उसका इरादा ठीक नहीं होता। वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजर किम को सबक सिखाने के लिए आया होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम एक लात मारते हैं सीओ के सर पे, जिससे सीओ का सर्वर का ड्रामा सारा का सारा खत्म हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये देख के चेयरमैन जू लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मैनेजर किम गुस्से में बेहोश हुए सीओ से कहते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेरा नाम क्या है, इसलिए मेरे सामने से हट जा। अभी अपने सामने ये सब कुछ होता देख जो चेयरमैन जू के साथ दो बंदे और होते हैं, वो भागते हुए बढ़ते हैं मैनेजर सीओ की तरफ और कहते हैं, सर क्या आप ठीक हो? उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मैनेजर किम इन दोनों बंदों को भी मार मार के जमीन में लेटा देते हैं। और ये सब कुछ करने में मैनेजर किम को ज्यादा समय नहीं लगा होता। और आखिरी वाले बंदे को जैसे ही मैनेजर किम एक मुक्का मारते हैं, वो घिसड़ता हुआ जाता है चेयरमैन जू के बगल से। इसके बाद मैनेजर किम चेयरमैन जू के सामने आते हैं और कहते हैं, ओए गैंगचन जू, नहीं मेरा मतलब हायरी के फादर, तुझे नहीं लगता हमें आपस में बात करनी चाहिए? मुझे लगता है तुझे मुझे वो सारी की सारी चीजें समझानी चाहिए, मर्डर की कोशिश करने से लेके किडनैपिंग तक, और साथ ही साथ में वो जो गैंग थी उसके साथ तेरा क्या रिश्ता है, और आखिर तू और कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है? क्या तुझे तेरे किए हुए पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तू एक लड़की का पिता है। लेकिन चेयरमैन जू का ध्यान इतना ज्यादा कुछ मैनेजर किम की बातों में नहीं होता, बट मैनेजर किम को अपनी तरफ बढ़ता देख चेयरमैन जू को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा होता है कि जिस इंसान की एक बेटी होती है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। चेयरमैन जू अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, इस आदमी का और मेरा नेचर बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद चेयरमैन जू मैनेजर किम के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, तुमने जो कुछ भी करा ये सच में कमाल का था, तुमने कोई चाल वगैरह नहीं चली, तुम यहाँ तक किसी धोखे की वजह से नहीं पहुँचे हो। मैनेजर किम कहते हैं, क्या आखिर तू कहना क्या चाहता है? चेयरमैन जू कहता है, जब मैनेजर नैम का हमसे संपर्क होना बंद हो गया था तो मैं सोच रहा था तूने अपनी किसी गंदी सी ट्रिक में मैनेजर नैम को फंसा लिया होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है तूने किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करा। या तूने मार्शल आर्ट सीख रखी है या फिर कुछ और? आखिर ये सब कुछ तूने सीखा कहाँ पे? चाइना में? मैंने सुना था पहले तू स्पेशल फोर्सेस में था, आखिर तू कौन सी यूनिट में था? क्या KS यूनिट में या 992 यूनिट में? मैनेजर किम कहते हैं, ओए तुझे अभी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि तू कैसी सिचुएशन में है। चेयरमैन जू बहुत ही विश्वास के साथ कहता है, नहीं मेरे दोस्त, इस बात का अंदाजा तुझे होना चाहिए कि तू कैसी सिचुएशन में है। मुझे पता चल गया है कि तू फाइटिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तो क्या हुआ? अब तू क्या करेगा? क्या मेरे मुंह पे मुक्का मारेगा? चल आजा, मार मेरे मुंह पे मुक्का। मैं जानता हूँ तू इतना समझदार तो है ही कि तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है मेरे मुंह पे मुक्का मारने से कुछ भी चीज सॉल्व नहीं होने वाली, इससे बस चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तू यहाँ मेरे पास एक पिता के तौर पे आया है, क्योंकि तेरी एक बेटी है जिसका तुझे ख्याल रखना है, इसीलिए उसी हिसाब से मेरे सामने बात करियो। जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलियो, बेवकूफों की तरह मेरे सामने गुस्सा दिखाने की कोशिश मत करियो। तो बता, क्या एक बेटी का बाप दूसरे बेटी के बाप से बात करना चाहता है? मैनेजर किम कुछ भी नहीं बोल रहे होते, इसलिए चेयरमैन जू कहता है, बहुत अच्छे, लगता है तू बात करना चाहता है, तो ठीक है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? पहली बार हम लोग स्कूल में मिले थे, लेकिन उस समय तू आज से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। और इसके बाद हम पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम चेयरमैन जू लोगों से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि मिंजी और चेयरमैन जू की बेटी की लड़ाई हुई होती है स्कूल में। मैनेजर किम अपने घुटने में बैठ के कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ प्लीज आप ये बात समझो कि एक बेटी को पालना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। मिंजी की माँ भी नहीं है और ये सब कुछ अकेले करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इतने में ही चेयरमैन जू की बीवी चिल्ला पड़ती है और कहती है, क्या माफी? तुम्हें लगता है इतना काफी है? तुम्हारी बेटी ने जो हमारी बेटी के साथ करा है उसके लिए बस माफी काफी नहीं है। इतने में ही चेयरमैन जू अपनी बीवी को रोकते हुए बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हुए कहता है, हे हनी,
रुक जाओ, वो लोग बस बच्चे हैं, स्कूल में ऐसा कई बार हो जाता है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद चेयरमैन जो बहुत ही प्यार से मैनेजर किम के पास जाता है और मैनेजर किम को जमीन से उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, सर प्लीज आप उठ जाइए, आप ऐसे मत बैठो, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आपका मन अभी कितना ज्यादा निराश होगा। मैनेजर किम भी सिचुएशन के हिसाब से बोल देते हैं, सच में मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जब चेयरमैन जो इतना ज्यादा दयालु बन रहा होता है तो मैनेजर नैम इसकी फोटो क्लिक कर लेता है। मैनेजर नैम कहता है, सर हमने फोटो क्लिक कर ली है, क्या मैं इस फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूं? चेयरमैन जो कहता है, तुमने फोटो अच्छे से तो ली है ना, अभी के लिए उस फोटो को रखो, हम उसको तब इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त हमें काफी ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत होगी। इतने में ही चेयरमैन जो पलट के मैनेजर किम की तरफ देखता है और कहता है, अरे मैं ज्यादा तेज से तो नहीं बोल रहा था ना। मैनेजर नैम कहता है, कोई बात नहीं सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद चेयरमैन जो मैनेजर किम को कहता है, तो तू मुझसे यही चाहता था ना कि मैं तेरे सामने बहुत ही अच्छे से बात करूं तुझसे, लेकिन तुझे बता दूं हमारे इस देश में लाचार होना एक बहुत बड़ा पाप है, बूढ़ा होना और उसके साथ साथ गरीब, इसका मतलब ये है कि तू पूरी जिंदगी भर किसी के लिए काम करता रहेगा। चेयरमैन जो अभी अपनी बेटी और बाकी के लोगों को बोल रहा होता है, देखो अगर तुम गरीब और लाचार होते हो तो उस इंसान की तरह तुम्हें झुक के रहना पड़ता है। जब इसकी जैसा कोई नालायक इंसान किसी बच्चे को जन्म देता है तो ऐसे लोग अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा नहीं करते हैं, ये लोग बस अपने बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसे लोग किसी जानवर से अलग नहीं होते, ये लोग बस जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, उनको पाल नहीं पाते। और ये सारी बातें चेयरमैन जो मिंजी के ही सामने बोल रहा होता है मैनेजर किम को, जिससे मिंजी को इतना ज्यादा बुरा लग रहा होता है जिसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। और यही सारी बातें प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम को चेयरमैन जो बोल रहा होता है और कहता है, उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, मैंने वो सब कुछ इसलिए बोला था क्योंकि मैं सोच रहा था तू एक बहुत ही बेकार सा भिखारी है। अब मुझे एहसास हो रहा है उस वक्त मुझे तुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तू भी मेरी ही तरह एक बाप है जो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये तो पक्की बात है, तुझ जैसा एक गरीब इंसान भी उतना ही अपनी बेटी को प्यार करता होगा जितना मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उस वक्त तुझे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और वही जो मिंजी होती है अब भी कार के अंदर होती है और बेहोश होती है और जिनचोल और हांचू कार के बगल में ही खड़े होते हैं मिंजी की रक्षा करने के लिए। वहीं इसके बाद चेयरमैन जो मैनेजर किम को कहता है, तो ये सारी बातें हमने पूरी कर ली है, तो चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए काम करे, मैं तुझे 1 महीने का 100 मिलियन वॉन दूंगा। मैं तुझे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस देश में गरीब होना बहुत ही ज्यादा बेकार बात है और मुझे लगता है मैं तेरे साथ काफी ज्यादा अच्छी डील कर रहा हूँ। तुझे क्या लगता है? क्योंकि हमारी शुरुआत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और चेयरमैन जू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया होता है मैनेजर किम की तरफ, लेकिन मैनेजर किम को अभी एक पुराना पल याद आ रहा होता है जिस वक्त मैनेजर किम की वाइफ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। मैनेजर किम की वाइफ मरते मरते मैनेजर किम को कहती है, हनी प्लीज प्लीज मिंजी का ध्यान रखना, हमारी शुरुआत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैं फिर भी तुमसे एक आखिरी मदद मांगना चाहती हूँ, प्लीज मिंजी का ध्यान रखना। और अपनी बीवी को मरता देख जो मैनेजर किम होते हैं उनके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। ये सारी बातें याद करते हुए मैनेजर किम चेयरमैन जू को कहते हैं, तूने बिल्कुल सही कहा, इस कंट्री में गरीब होना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, लेकिन क्या तू जानता है उससे भी मुश्किल चीज क्या होती है? वो होता है एक बाप की जिम्मेदारियों को निभाना। तू मुझसे ये चाहता था कि एक लड़की का बाप दूसरी लड़की के बाप से बात करे, है ना? लेकिन तुझे पता है मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। तू और मैं एक दूसरे से एक बाप की तरह बात करने के लिए काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, तो इसीलिए क्यों ना हम एक बाप की तरह नहीं एक मर्द की तरह बात करें। मैं तुझे छूट देता हूँ, तू मेरे सामने किसी भी तरह की चुनौती रख सकता है। मैनेजर किम का यहाँ पे साफ साफ मतलब होता है कि मैनेजर किम चेयरमैन जू की तोड़ना चाहते हैं। चेयरमैन जू ये बात समझ जाता है और अपना कोट निकालते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था तू इतना बड़ा बेवकूफ और कम दिमाग का होगा। मैंने शांति से इस मैटर को निपटाने का मौका तुझे दिया था, लेकिन तूने वो मौका गवा दिया। और चेयरमैन जू इसके बाद काफी सारे मुक्के बजाने लगते हैं मैनेजर की के मुंह पे। काफी सारे मुक्के मारने के बाद चेयरमैन जू हाँफते हुए कहता है, भिखारी कहीं के, तुझे एक मर्द की तरह मुझसे बात करनी थी? हाँ, तुझे क्या लगता है क्या मेरा सामना तुझ जैसे लोगों से पहले कभी नहीं हुआ? तुझ जैसे लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर दम नहीं होता मेरा कुछ भी बिगाड़ने का। तुझ जैसे लोग पैसे और पावर के काफी ज्यादा भूखे होते हैं, लेकिन वो सबके सामने ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें पैसा और पावर नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है तुझ जैसे लोग। अगर तू एक मर्द की तरह इस मामले को निपटाना चाहता है तो आजा, मार मेरे मुक्का, लेकिन मुक्का मारने से पहले इस बात के लिए तैयार हो जाइयो कि उसके बाद तेरे साथ क्या होगा। मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दूंगा, साथ ही साथ में तेरी बेटी के भविष्य को खराब कर दूंगा। मैं चेयरमैन जो योंग कंस्ट्रक्शन का मालिक ये कसम खाता हूँ कि अगर तू अपनी औकात से बाहर गया तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या हुआ, डर गया?
तेरी जुबान को क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैनेजर किम अभी काफी ज्यादा शांति से खड़े होते हैं और चेयरमैन जू बस बोले जा रहा होता है। लगता है तुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि हम दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। मैं तुझसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुझे समझ आ गया कि तेरी औकात क्या है? हम दोनों में कितना ज्यादा फर्क है? क्या तुझे समझ आ चुका है कि इस समय तू गलत इंसान से उलझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए औकात में। लेकिन इतने में ही चेयरमैन जू के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और यही मुक्का मारते हुए मैनेजर किम को एक पुराना पल याद आता है जब उनकी वाइफ उनसे बोल रही होती है, हनी हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक आखिरी मदद मांगना चाहती हूँ। अब तक तुमने जैसी भी जिंदगी जी है उसको भूल जाओ, लेकिन आगे से तुम अपनी जिंदगी मिंजी के फादर की तरह जियोगे। सब कुछ भूल जाओ और बस अपनी बेटी के लिए जियो, और कभी अगर उसकी सुरक्षा की बात हो तो तुम वो हर काम करना जिससे तुम मिंजी को बचा सको, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें अपने डर से भी लड़ना पड़े। मुझसे वादा करो, मिंजी की रक्षा के लिए तुम सब कुछ करोगे। और जैसे ही अभी चेयरमैन जू के मुंह पे मुक्का पड़ा होता है, चेयरमैन जू के साथ के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भागते भागते चेयरमैन जू की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो मैनेजर किम का कुछ कर सके उनकी ये औकात नहीं होती। इसके बाद मैनेजर किम चेयरमैन जू को कहते हैं, तू मुझसे पूछ रहा था कि स्पेशल फोर्स की मैं कौन सी यूनिट में था, है ना? मैं नॉर्थ कोरिया के ब्याकोडू माउंटेन स्पाई यूनिट का पहला एजेंट हूँ और मेरा नाम है कोड 66। अगर तू हमारे खेल के कोई नियम नहीं बनाना चाहता तो मैं बना देता हूँ। हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे के मुक्के मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब हम में से कोई एक मर नहीं जाता। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइस सच में यहाँ से मैनेजर किम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये मानवा काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब तक तो मैनेजर किम काफी समय से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब मैनेजर किम वापस आ चुके हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।